TV9 पर आतंक के खंडवा मॉडल का बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों के खंडवा मॉडल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार किया गया। MP ATS ने आतंकी फैजान शेख को गिरफ्तार किया है। TV9 के पास आतंकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी मौजूद है। यही वो आतंकी है जो आप देख रहे हैं, फैजान शेख, जिसको लेकर बड़ी कामयाबी मिली है ATS को। ATS ने गिरफ्तार कर लिया। तो खंडवा से जो गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर और क्या डिटेल निकलकर सामने आ रही, सीधे हम बिग फॉल का रुख करते हैं। कैसे आतंकवाद के खंडवा मॉडल पर सबसे बड़ा प्रहार किया गया, आतंकी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक आपने जो देखा और सुना वो कुछ भी नहीं था। आज हम आपको इससे जुड़े कई और सनसनीखेज खुलासे करेंगे। आतंक के खंडवा मॉडल की पूरी पड़ताल हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको गिरफ्तार आतंकी फैजान शेख की तस्वीर दिखाते हैं और उसकी पूरी डिटेल आपके सामने। यहां पर आप देखिए, यह है फैजान शेख, जिसको खंडवा से ATS की टीम ने गिरफ्तार किया है। बड़े ऑपरेशन को कामयाबी के साथ चलाया गया। नाम है इसका फैजान शेख। ATS ने इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है, जो जानकारी सामने आ रही। जी और आपको बता दें, इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक रखता है यह आतंकी, जिसको लेकर एक बड़ा क्रैकडाउन है ATS का। आपको ये भी बता दें कि सिमी के गढ़ से इसे गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह से वहां पर सिमी का प्रभाव है, यासीन भटकल, अबू फैजल जैसा आतंकी ये बनना चाहता था। और इसके बारे में और भी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी भी मिल रही है। यासीन भटकल याद होगा आपको, जो कि इंडियन मुजाहिदीन से ताल्लुक रखता था, सिमी से ताल्लुक रखता था। अबू फैजल जैसे आतंकी बनना चाहते थे। हमारे सहयोगी जो रिपोर्टर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर खंडवा में मौजूद हैं, उनके पास लेकर चलेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, TV9 पर आतंकी फैजान के भाई का बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। फैजान WhatsApp पर आतंकियों के वीडियो लगाता था। जेल में आतंकी रकीब से मिला था फैजान WhatsApp पर AK-47 के वीडियो लगाता था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने। फैजान फोन पर आतंकियों से बात करता था, WhatsApp पर वीडियो लगाता था, जेल में आतंकी रकीब से मिला था फैजान। ये फैजान के भाई के जरिए बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। AK-47 के वीडियो लगाता था। जो आरोपी है उसके भाई मोहम्मद इमरान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह की गतिविधियां ATS ने बताई है, क्या उसमें संलिप्त था और आप लोगों को उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से क्या दिखाई दे रहा था? हाँ सर, पहली बात तो आतंक का कोई मसला ही नहीं था। मतलब उसके साथ में जो नाम डाले आतंक, तो ये सुन के तो बहुत हैरानी हुई। व्हाट्सएप स्टेटस की बात हो रही है कि AK-47 के स्टेटस लगाना, कहीं अलग अलग इस्लामिक जो IS के वीडियो लगाना, ये सब वीडियोस भी वो लगाता था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, सोशल मीडिया पर। हाँ सर, ये लगाता था वो। उसको हीरो बनने का बहुत शौक था सर। वो काम में, दुकान के काम में, पढ़ाई में तो वो नाम नहीं कमा पाया, तो उसको किसी तरह फेमस होना था। क्योंकि आप अगर उनकी ATS की वीडियो देखोगे कि वो उनके साथ में हंसता हुआ गया, ऐसा लगा जैसे उसका कई बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। ATS ने कहा कि कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं, हथियार भी मिले हैं, ये सब चीज़ें भी मिली है। नहीं सर, कारतूस वगैरह नहीं। हाँ, उसके पास कागज़ वगैरह कुछ मिले हैं। कारतूस का तो मैं मान ही नहीं सकता सर। कारतूस तो ये भी जानकारी आई है कि वो अबू सलेम और यासीन भटकल जैसा बनना चाहता था, वो थे उसके आइडियल हीरो। हाँ सर, हर किसी का एक आइडियल हीरो होता है। तो उनके जैसा बनना, ये तो बहुत ही मतलब आतंकी और ही है, आपका जाना अग्रसर है। सर देखिए, अगर मैं अकेला सड़क पे घूमता हुआ बोलूँगा कि मैं सलमान खान को चाहता हूँ, तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, कोई भी नहीं नोटिस करेगा। हाँ, अगर मैं एक डिफरेंट पर्सन का नाम लूँगा और उसको अपने साथ जोड़ूँगा, तो सर मेरे घर मीडिया भी आएगी, पुलिस भी आएगी और मैं बराबर मेरा नाम कमा लूँगा। जो खंडवा से ही गिरफ्तार हुआ था, जिसे कलकत्ता ATS लेकर गई है, जेल में बंद है, रकीब, उससे भी मिलने गया था ये फैजान? हाँ सर, गया था। क्यों गया था? सर वो उसका दोस्त था, साथ में उठते बैठते थे। तो अभी आप लोग, अब जो ATS पूरी जांच पड़ताल कर रही है,
क्या कुछ कहेंगे? जो दोषी हो उसे कम से कम सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। पर मैं आप जिन्होंने यहाँ से लेके गए थे इनसे आप इनका इंटरव्यू लेना। मैंने उनका लास्ट में हाथ लेके ये बोला हूँ सर कि सर इसने जो किया है इसकी सज़ा इसको बराबर दीजिए, लेकिन जितना किया है सर उतनी सज़ा देना। तो आतंकी फैजान शेख के भाई को सुना, क्या बड़े खुलासे भाई ने किए, या आपने सुने और देखे। और चलिए, जहां से गिरफ्तार किया गया फैजान को सीधा उसी खंडवा का हम रुख करते हैं। लेकिन इस बीच ये आपको बता दें कि इस पूरे खुलासे पर बात करने के लिए खंडवा से, ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता मौजूद हैं। शुभम, आतंकी फैजान शेख को एटीएस की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम देते हुए गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसके कनेक्शन को लेकर और क्या खुलासे हो रहे हैं? देखिए, फैजान से लगातार पूछताछ मध्य प्रदेश एटीएस कर रही है और आप देखिए कि उसके भाई से ही कई चीज़ें हमने पूछी। जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली थी कि वो जो कलकत्ता एटीएस ने जिसे रकीब को गिरफ्तार किया था खंडवा से आईएसआईएस से जुड़ा हुआ था वो आतंकी, और उससे भी मिलने गया था। और उस दौरान भी फैजान से पूछताछ मध्य प्रदेश एटीएस ने भी की थी, मगर उसके बाद छोड़ दिया था। इसके बाद भी कई चीज़ें हैं, वो कश्मीर भी गया, मगर उसके भाई ने जो चीज़ें एक्सेप्ट की है कि व्हाट्सएप स्टेटस लगाता था वो AK-47 के बिल्कुल लगाता था, जिहादी जो वीडियो है वो लगाता था, घर वाले उससे रोकते टोकते भी थे मगर वो नहीं मानता था। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ उसके भाई ने एक्सेप्ट की है वो ये की है कि वो कलकत्ता गया रकीब से मिलने के लिए। अब क्यों गया? उन्होंने कहा वो दोस्त था इसलिए मिलने गया। देखिए, एक आतंकी से मिलने जा रहा है और वो भी वो शख्स जिससे पहले एटीएस पूछताछ कर चुकी है, तो ये भी चीज़ एक्सेप्ट की। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो यासीन भटकल अबू फैजल जैसा बनना चाहता था, उस चीज़ को भी मोहम्मद इमरान जो फैजान शेख का भाई है उसने एक्सेप्ट किया है कि बिल्कुल ये उसके आइडियल थे, तो उस तरह से बनना चाहता था। ये बात मध्य प्रदेश एटीएस बिल्कुल यासीन भटकल और जो बड़े आतंकी है उन जैसा वो बनना चाहता था, जो जानकारी सामने आ रही है, और इसी को लेकर वो लगातार तमाम साजिशों को रच रहा था। और आगे आपको आतंकी फैजान शेख के इरादे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको MP एटीएस के पूरे ऑपरेशन का जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो दिखाते हैं, कैसे देर रात इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये इस तरफ आप देखिए, कुल मिलाकर 2 मिनट 6 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज है। यहां पर आप देखिए सुरक्षा बल और एटीएस की टीम आपको नजर आ रही है, ये गाड़ी नजर आ रही है, और उसके ठीक आगे यहां पर देखिए 2 व्हीलर पर एक जो उनमें से एटीएस का ही कोई शख्स है या फिर कोई सुरक्षा कर्मी है, कुछ ऐसी जानकारी आ रही है, जो कि 2 व्हीलर पर आता है और पूरी रेकी ली जाती है, इलाके को भापा जाता है। और फिर क्या होता है, फिर इसके बाद देखिए ये एक इनोवा गाड़ी आपको नजर आ रही है और इसके अंदर से एटीएस के जवान और जो सुरक्षा बल है वो नीचे उतरते, स्टेप डाउन करते हैं। और इसके बाद यहां पर आप देखिए क्या होता है, ये आप देखिए यहां पर एटीएस के कर्मी और सुरक्षा बल वो आपको नजर आ रहे हैं। और फिर यहां से ये वो घर है जहां से आतंकी फैजान शेख को गिरफ्तार किया जाता है। और इसके बाद एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं इस गिरफ्तारी के बाद। जी हाँ, TV9 की पड़ताल में आतंकी फैजान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। देश में बड़े हमले की तैयारी में था ये आतंकी फैजान लोन वुल्फ अटैक करने वाला था। फैजान के निशाने पर थे एटीएस के अधिकारी भी, और इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई से बौखला गया था ये आतंकी फैजान शेख, और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि लोन वुल्फ अटैक करने की फिराक में था। लोन वुल्फ अटैक मतलब आत्मघाती हमला होता है, अपने आप को अटैक की पोजीशन में लेकर आना। लोन वुल्फ अटैक करने की फिराक में था ये आतंकी, और ये पूरी खबर आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल हाथरस का रुख कर लेते हैं, जहां पर राहुल गांधी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। हाथरस भगदड़ के बाद जो पीड़ित रहे, परिवार रहे, उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं राहुल गांधी। इस वक्त हाथरस में है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का हाथरस दौरा, जहां पर पीड़ित जो हैं, जो विक्टिम हैं इस हादसे से जुड़े हुए, इस स्टैम्पीड से जुड़े हुए, भगदड़ से जुड़े हुए, उन परिवारों से मुलाकात की जा रही है राहुल गांधी की ओर से। हाथरस स्टैम्पीड मामला, हाथरस भगदड़ मामला जो 2 जुलाई को सामने आया, और उसके बाद से ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो मौत का आंकड़ा पहुंचा वो 121 तक पहुंच गया। पीड़ित परिवार कई हैं, परिवार में मातम पसरा हुआ है, और यही संवेदना व्यक्त करने के लिए कांग्रेस सांसद हाथरस पहुंचे। और सुमंत के पास रुख करेंगे। सुमंत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सुमंत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को राहुल गांधी की, जो पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। कितने ऐसे परिवार यहाँ पर होंगे जिनसे आज मुलाकात करेंगे?
राहुल गांधी पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मोदी के सीधी साथ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा इंडिया हूँ टीवी। हाथरस के विभव नगर से, और यहाँ देखिए कि खुले पार्क में जो मुन्नी देवी के परिजन हैं, ओमवती के परिजन हैं, और ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं राहुल गांधी के साथ। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, पूर्व सांसद दानिश अली और तमाम आसपास के जो नेता है वो मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि खुले पार्क में जमीन पे बैठकर राहुल गांधी पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। आपसे निधि, राहुल गांधी के आने से पहले जब मैंने इन लोगों से बात की थी, मैंने कहा था कि आप लोग क्या राहुल गांधी से मांग करेंगे। वो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें आर्थिक मदद मिले, हमें न्याय मिलना चाहिए। और इस वक्त आप देखिए कि खुले पार्क में किस तरह से एक एक करके जो तमाम पीड़ितों के जो परिजन हैं, मैं बता दूं कि सहारनपुर से जो सांसद है इमरान मसूद, वो भी यहां पहुंच चुके हैं। तो तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो पहुंच चुके हैं, और एक एक करके जो तमाम पीड़ितों के जो परिजन हैं, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि राहुल गांधी खुले पार्क में बैठ गए हैं और राहुल गांधी एक एक करके सभी पीड़ितों के परिजनों से यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं, सबका दुख दर्द जान रहे हैं। जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है उसके बाद ये सीधी तस्वीरें, इससे पहले राहुल गांधी ने अलीगढ़ में भी पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की थी, और अब से ठीक कुछ मिनट पहले ही राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि विभव नगर इलाके में खुले पार्क में बैठकर यहां पे हाथरस भगदड़ कांड के पीड़ितों से राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं, उनका दुख दर्द जान रहे हैं, और उनकी कोशिश होगी कि किस तरीके से दुख दर्द बांटा जाए। देखिए निधि, आपको याद होगा कि जिस तरह से जब यह हादसा आया था तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सवाल उठाए थे कि इतने बड़े आयोजन में इस तरह का हादसा हो जाना कहीं ना कहीं राज्य सरकार की लापरवाही है, यानी राज्य सरकार पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे उस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। अब राहुल गांधी पहले अलीगढ़ में उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, अब फिलहाल हाथरस में मुलाकात कर रहे हैं। और जानकारी ये भी मिल रही है कि निधि कि इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी यहां मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं, तो उस पर भी निगाहें टिकी रहेंगी कि जब वो बातचीत करते हैं तो राहुल गांधी इस मामले में क्या मांग करते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देखिए कि किस तरह से एक एक करके सभी, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये शांति देवी के परिजन हैं, उनकी बेटी हैं। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने इनसे बात भी की थी, वो अपना दर्द साझा कर रहे हैं। उससे पहले जो मुन्नी देवी हैं, उनकी परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो सभी जो 3-4 जो परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार, उनके परिजन यहाँ पे विभव नगर में एक पार्क में आ गए हैं, और राहुल गांधी उन सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, बिल्कुल। और उनके साथ जो तमाम नेता, चाहे वो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष और कई सांसद उनके साथ मौजूद हैं, और एक एक करके सभी पीड़ितों से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हाथरस के विभव नगर इलाके में एक पार्क की है, जहां राहुल गांधी पीड़ितों के परिजन से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब से ये हादसा हुआ है इस पे सियासत भी काफ़ी हुई है। राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं, और हालांकि इसमें जुडिशियल कमीशन बना दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से, पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अब इस बात पे ज़रूर नजर रहेगी कि अब से थोड़ी देर बाद जब राहुल गांधी बात करते हैं तो वो इस पूरे मामले में किस तरह की मांग करते हैं, क्योंकि उन्होंने अलीगढ़ में भी पीड़ितों के परिजन से मुलाकात की है और अब हाथरस में भी मुलाकात कर रहे हैं। जी। अच्छा सुमंत, एक बात बताइए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस इलाके में इस वक्त हाथरस में पहुंचे हुए हैं, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले आपकी उन पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात हुई? क्योंकि राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो उनके बीच में आ रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, तो क्या इन परिवार वालों को न्याय मिलेगा, जरूरी मदद मिल पाएगी? इसको लेकर कितना विश्वास है इन परिवार वालों? करुणा, ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो पीड़ितों के परिजन है, अभी हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी के सामने अपना दुख दर्द बयां करते करते रो पड़े हैं। राहुल गांधी ने उनके पीठ पे हाथ रख के उन्हें भरोसा दिलाया, उनका ढाढ़स बधाया। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, अभी जितने लोग अभी राहुल गांधी से मुलाकात करें, करुणा, अब से थोड़ी देर पहले उनसे मैंने बातचीत की थी, उन सब लोगों का कहना है कि देखिए, सत्संग तो पहले भी होते रहते थे, और ये बात सच है। परिवार के लोगों ने माना कि जिन महिलाओं की मौत हुई है वो अक्सर भोले बाबा के सत्संग में जाया करते थे, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ और उस हादसे में उनकी जो मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये लोग अब व्यवस्था पे सवाल जरूर उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इतनी भीड़ थी तो उस तरह से सुरक्षा के इंतजामात भी वहाँ पे होने चाहिए था, ताकि लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़े। उनका कहना है कि राहुल गांधी से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, वो राहुल गांधी के समक्ष इस बात को रखेंगे, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है। करुणा, उनका कहना है कि वो राहुल गांधी से गुहार लगाएंगे कि परिवार के किसी सदस्य को कुछ नौकरी दिलाने में मदद करे, कुछ आर्थिक मदद वो करें, जिससे कि परिवार को फौरी तौर पे तुरंत उसका फायदा मिले। हालांकि राज्य सरकार भी अपनी तरफ से मुआवजा दे रही है, 2-2 लाख रुपए राज्य सरकार ने भी ऐलान किया है। बावजूद इसके उनकी बहुत उम्मीदें हैं, और उनका कहना है कि
उन्हें कहीं दुख की घड़ी में राहुल गांधी का आना, उनका ढांढस बंधाना, उनका दुख दर्द बांटना, ये बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें हैं। और इस वक्त आप देखें कि सीधी तस्वीरें कि किस तरह से एक एक करके सभी लोग अपना दुख दर्द जो है वो राहुल गांधी के सामने रख रहे हैं। लेकिन एक सवाल और भी है करुणा कि तमाम बातें तो हो रही है, लेकिन भोले बाबा का नाम FIR में ना होना, तो क्या बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार? ये इस एक बड़ा सवाल होगा। अभी राहुल गांधी जब बात करेंगे तो पूछने की जरूर कोशिश होगी कि क्या उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, और हो रही है तो इसके क्या कारण है। फिलहाल परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, दुख दर्द बांट रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि परिजनों ने बड़ी उम्मीद जताई थी कि राहुल गांधी जरूर उनकी मदद करेंगे। अब देखना है कि किस तरह की मदद जो है राहुल गांधी की मदद का भरोसा देते हैं और राज्य सरकार से इस पूरी घटना को लेकर क्या मांग करते हैं। सुमंत, अगर अलीगढ़ की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी परिवार से मुलाकात करते हुए, और हाथरस से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हाथरस। और इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें आगे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, हाथरस में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार भोले बाबा पर TV9 बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अब सब जानना चाहते हैं कि आखिर बाबा हरि साकार है कहां, हाथरस हादसे के बाद बाबा कहां चला गया। तो TV9 इसको लेकर बड़ी खबर आपको बताने जा रहा है। भोले बाबा की लोकेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा मैनपुरी के आश्रम में है, सूत्र बता रहे हैं हादसे के बाद से आश्रम में है बाबा, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। मैनपुरी के आश्रम में है, जो आश्रम बना रखा है मैनपुरी में, बाबा ने उसी आश्रम में है, जो जानकारी मिल रही है। लोकेशन को लेकर बड़ा खुलासा इस वक्त हम कर रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं मैनपुरी के इसी आश्रम में मौजूद है ये भोले बाबा, और इस पर FIR में नाम नहीं है, लेकिन इस मामले में छानबीन लगातार चल रही है। और पुनीत शर्मा हाथरस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं लोकेशन के बारे में। जी पुनीत, बताइए। देखिए, जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद ही जो बाबा हैं वो अपने मैनपुरी के बिछवा इसी आश्रम में आ गए थे, ऐसा उनके भक्त ने भी दावा किया था। और हमारे जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि बाबा घटना के बाद से लगातार इसी आश्रम के अंदर मौजूद हैं। बाबा के तमाम जो दूसरे आश्रम है, कासगंज में भी जो उनका आश्रम है, वहां पर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, लेकिन इस आश्रम पर सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए। सड़क के बाहर बैरिकेड कर दिया गया और 1 किलोमीटर के अंदर किसी को भी नहीं आने जाने दिया जा रहा है। कोई भी शख्स यहां पर नहीं आ सकता सिवाय मीडिया वालों के, और ये गेट पूरी तरीके से बंद रहते हैं और इस गेट के बाहर इस तरीके से पुलिस का पहरा रहता है। जबकि जो दूसरे आश्रम में हैं उनमें कोई भी मीडिया पर्सन भी आश्रम के अंदर जाते हैं, आश्रम के गेट खुले हैं, कोई भी अंदर बाहर आ जा रहा है, लेकिन इस आश्रम के अंदर ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है। सेवादार इस आश्रम के अंदर मौजूद हैं जो पहले से मौजूद थे, सिर्फ पुलिसकर्मी हैं जो परसों रात को भी अंदर गए थे, छानबीन करके आए थे। यह भी बताया जा रहा है कि देव प्रकाश के तलाश में उन्होंने यहां पर SOG के साथ छापेमारी लगभग 1.5 घंटे तक की थी। और हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में बताने से बच रही है कि बाबा अंदर मौजूद हैं या नहीं, लेकिन तमाम जो सुराग और सबूत हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बाबा इसी के अंदर मौजूद है। और हमारे पास भी यही जानकारी निकल के आ रही है कि बाबा इस आश्रम के अंदर मौजूद है। लेकिन अब इसके बाद तो ये बड़ा सवाल है, जिस तरह से मैनपुरी के इसी आश्रम में जहां पर आप खड़े हैं पुलिस ने दबिश दी थी, और उसके बाद जब पुलिस के अधिकारी और पुलिस की टीम बाहर आई तो आप लोगों ने पूछा था, मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या बाबा अंदर है, तो साफ तौर पर इंकार किया गया था। तो सवाल ही उठा है, जब सोर्सेज बता रहे कि बाबा अंदर है तो पुलिस ऐसा बोल क्यों रही है? देखिए, पुलिस की लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। दरअसल बाबा की सुरक्षा भी बेहद अहम सवाल हो गया है। 121 लोगों की मौत है, मौत वाले परिजन जो है वो काफी ज्यादा नाराज है, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इस आश्रम पर किसी भी तरीके का कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसका भी इंतजाम पुलिस ने किया। और यही वजह है कि पुलिस बाबा की लोकेशन को शेयर करने से लगातार बच रही है। पुलिस लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहीं FIR में भी बाबा का कोई नाम नहीं है, तो इसलिए फिलहाल बाबा की गिरफ्तारी या हिरासत का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। हां, देव प्रकाश जो बाबा का अहम सेवादार है, उसके ऊपर जरूर 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई है, उसकी तलाश की जा रही है। और परसों भी जो पुलिस ने 1.5 घंटे तक अंदर SOG के साथ मिलकर SP ने छानबीन करी थी, वो यही बताया जा रहा है कि देव प्रकाश की तलाश में ही पुलिस ने यहां पर छापेमारी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो आश्रम के दरवाजे आम पब्लिक मीडिया के लिए अंदर खुले हुए हैं, कोई भी अंदर आ जा सकता है, घूम सकता है। तो वहीं दूसरी ओर मैनपुरी का ये बिछवा आश्रम है, यहां
जहां पर उसी दिन से जो पुलिस ने पूरा पहरा कर रखा है, किलेबंदी के तौर पर इस आश्रम को तब्दील कर दिया है। और हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं कि बाबा फिलहाल इसी आश्रम बिछवा मैनपुरी के अंदर मौजूद हैं। पुनीत, अगर आसपास पुलिस है, क्या ये इस बात के लिए छानबीन चल रही है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि पुलिस का एक बड़ा पहरा इस आश्रम के बाहर भी है और लगातार कोशिश की जा रही है छापेमारी करने की, तो क्या पुलिस इस बात को लेकर आगे बढ़ेगी अब कि इसी आश्रम में और ज्यादा छानबीन की जाए कि इसी आश्रम में ही है बाबा? देखिए, पुलिस को सारी जानकारी है, पुलिस इस जानकारी को मीडिया से शेयर करने से बच रही है। पुलिस अंदर कई बार जा चुकी है, जिस दिन घटना हुई पुलिस उस दिन भी अंदर थी। हालांकि पुलिस ने उस दिन भी कहा था कि उन्हें बाबा नजर नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाबा की लोकेशन को डिस्क्लोज ना करने की वजह पुलिस के सामने लॉ एंड ऑर्डर है और बाबा का कहीं पर भी कोई नाम FIR में नहीं है। यही वजह है कि बाबा को फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। बाबा की लोकेशन के बारे में कहीं कोई जानकारी पुलिस कहीं भी शेयर नहीं कर रही और उसकी वजह बाबा की सुरक्षा, आश्रम की सुरक्षा और इसके अलावा उन लोगों का गुस्सा है जिनके परिजन इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो बाबा की कहानी को लेकर के, बाबा की लोकेशन को लेकर के फिलहाल पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। किसी भी सवाल का सीधा कोई जवाब पुलिस नहीं दे रही है। तो बिल्कुल जिसकी सबको तलाश है TV9 पर, वो एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि मैनपुरी के ही बिछवा आश्रम में इस वक्त बाबा है और वहां पर कड़ा पुलिस का पहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच हाथरस भगदड़ केस में 6 गिरफ्तारियां हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बाबा के सेवादार और समिति के सदस्य गिरफ्तार किए गए। मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम है। देव प्रकाश मधुकर जो कि मुख्य आरोपी और मुख्य आयोजन करता है, जिसका नाम FIR में दर्ज भी किया गया है। हालांकि अभी भी वो फरार है, कहां है कुछ पता नहीं है। 1 लाख रुपए का इनाम देव प्रकाश के खिलाफ घोषित किया गया है। हाथरस की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। घटना के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसमें सबसे पहला नाम है राम लड़ैते का। 50 साल का राम लड़ैते मैनपुरी का रहने वाला है। दूसरा आरोपी उपेंद्र सिंह यादव है जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है। तीसरा आरोपी मेघ सिंह नाम का एक शख्स है जो हाथरस का ही रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों में चौथा हाथरस का रहने वाला मुकेश कुमार है। तो वही 5वीं आरोपी का नाम मंजू यादव है जो हाथरस की ही रहने वाली है। छठी और आखिरी आरोपी का नाम मंजू देवी है, ये भी हाथरस की ही रहने वाली है। ये लोग आयोजन समिति के सदस्य हैं। बाबा के लिए चंदा इकट्ठा करना और भीड़ जमा करना इन्हीं का काम है। ये कार्यक्रम में सभी तरह की व्यवस्था करते हैं। पुलिस ने मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। घटना के बाद से ही देव प्रकाश मधुकर फरार है। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। बाबा के खिलाफ कितने केस दर्ज हैं, इसकी जांच की जा रही है। पूरी घटना में बाबा का क्या रोल था, इसकी भी जांच की जा रही है। और इस बाबा के बारे में एक जानकारी मिल रही है। बाबा नारायण साकार हरि की कॉल डिटेल्स अब सामने आई है, जिससे पता चलता है कि घटनास्थल से निकलने के बाद बाबा ने किन किन लोगों से बात की थी। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ रही हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बाबा कहां हैं, अभी तक सामने क्यों नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच बाबा की कॉल डिटेल सामने आई है जो बता रही है कि हादसे के बाद से बाबा लगातार आयोजकों के संपर्क में था। घटना वाले दिन यानी मंगलवार को बाबा दोपहर 1:40 पर हादसे वाली जगह से निकल गया था। कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला है कि भोले बाबा को दोपहर 2:48 पर सत्संग के आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन आया। हो सकता है कि मधुकर ने बाबा को हादसे की जानकारी देने के लिए फोन किया हो। कॉल डिटेल के मुताबिक बाबा और मधुकर के बीच 2 मिनट 17 सेकंड तक बात हुई थी। इसके बाद बाबा की फोन लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली। आश्रम में 3 अलग अलग नंबरों पर बाबा की बात हुई, वो तीनों नंबर फिलहाल बंद हैं। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। तो ये जो नंबर है ये भी पहले नंबर की तरह ही बंद है, जिसको बताया जा रहा है कि महेश चंद्र का नंबर है। और वहीं वकील AP सिंह ने मैनपुरी के बिछवा आश्रम पहुंचकर बाबा नारायण साकार हरि से बात की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में।
बाबा की क्या गलती देखते हैं आप, क्या गलती है नहीं है? नहीं, कोई गलती नहीं, उनकी किस लिए गलती, वो तो घटना स्थल से जा चुके थे, जब घटना हुई उससे पहले ही जा चुके थे। ये बताइए, बाबा से आपकी कोई बातचीत हुई या आप आश्रम में आए हैं मिलने के लिए? क्या नहीं, मिलने नहीं आया मैं, तो आप लोगों ने बुलाया तो इसलिए आया हूँ, और मुझे मिलने का कोई काम भी नहीं, मुझे जिम्मेदारी अभी सब इंजर्ड सही, कोई ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो, लोग पहुँच जाएं और मृतकों के परिवार को शांति हो जाए, उनकी व्यवस्थाएं हो जाएं, और जो लोग अभी कोई लावारिश लाश ना रह जाए, अपने परिजनों के द्वारा उनकी अंतिम संस्कार हो जाए, सम्मान के साथ हो जाए, ये व्यवस्था। मेरा आखिरी सवाल, कोई मैसेज या मैसेंजर के थ्रू या फोन पे आपकी बाबा जी से बातचीत हुई? बाबा नारायण साकारहरी फोन नहीं रखते, मुझे बताया गया, मोबाइल नहीं रखते। मैंने भी अपने जूनियर से चेक करवाया, कोई व्हाट्सएप, कोई इस तरह का सोशल मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक लिंक्डइन, कोई ट्विटर, कोई पेज, कोई फेसबुक, कुछ नहीं उनका मिला, वो कुछ नहीं। आपसे बातचीत कैसे हुई, कुछ हुई है बातचीत? हाँ, बातचीत किसी व्यक्ति ने कराई और उन्होंने कहा कि हाँ ये एडवोकेट है, मैं तो इन्हें जानता हूँ। और हाथरस हादसे के बाद बाबा के साम्राज्य पर पुलिस की नजर है। यूपी के अलग अलग शहरों में बाबा का आश्रम होने की जानकारी अब सामने आई। बाबा नारायण साकार हरि का यह आश्रम कानपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव करसुई में है। बाबा का यह आलीशान आश्रम 8 बीघा जमीन में फैला है। आश्रम के गेट पर ही सोने के रंग के बड़े बड़े गुंबद बने हैं। हालांकि इस आश्रम में सेवादारों की संख्या काफी कम रहती है। आश्रम के लिए कमेटियां भी बनाई गई हैं। उसी के मुताबिक सेवादारों की ड्यूटी तय होती है। हालांकि आश्रम के सामने बने रास्ते को लेकर गाँव वालों और सेवादारों में आए दिन विवाद होता रहता है। यूपी के संभल जिले में भी भोले बाबा का आश्रम है, जो प्रवास कुटिया के नाम से जाना जाता है। हाथरस हादसे के बाद से आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इस आश्रम में बाबा का आना जाना बहुत कम होता है। 12 साल पहले ये आश्रम बनवाया गया था। आश्रम बनने के बाद करीब 1 महीने तक बाबा नारायण साकार हरि यहाँ रुके थे। यूपी और राजस्थान में भी बाबा के ऐसे कई आश्रम हैं। लेकिन बाबा जिस आश्रम में रहता है वो काफी लग्जरी है। कई एकड़ में फैला बाबा का यह आश्रम किसी आलीशान महल से कम नहीं है। आश्रम में आधुनिक सुविधा और ऐशो आराम का हर सामान मौजूद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी बाबा का आलीशान आश्रम है, जहां पर बाबा अक्सर सत्संग करता था। फिलहाल आश्रम में ताला लगा हुआ है। ग्वालियर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर हरि विहार कॉलोनी मौजूद है। इस कॉलोनी का नाम बाबा के नाम पर ही रखा गया है। इस कॉलोनी का पहले कुछ और नाम हुआ करता था। इस गांव में भी बाबा का एक बड़ा सा आश्रम है, जहां बाबा अक्सर सत्संग किया करता था। लेकिन इन दिनों आश्रम की तस्वीर ही बदली हुई है। आश्रम की बिल्डिंग की दीवार पर बाबा के नाम को सफेद रंग पोत कर मिटाया जा चुका है। सत्संग मंच पर बाबा के बैनर को कपड़े से ढक दिया गया है। हालांकि बाबा के भक्त उसे ईश्वर का अवतार बता रहे हैं। पर जब परमात्मा में जब हमने दर्शन पा लिया, सेवा कर्म से जब उनकी रहमत बरसी, यहाँ तक कि हमारा आज जब से हम हरि चरणों में जुड़े हैं, मुझे तो कभी बुखार ही नहीं आया। बुखार ही नहीं आता, सेवा कर्म माध्यम से बुखार ही नहीं आता। अरे कोई पूजा नहीं, बस आरती और प्रार्थना वंदना, बस और कुछ नहीं। इनके अलावा किसी की किसी की आप नहीं, हम नहीं मानते। नहीं। ऐसा नहीं है कि गांव के सभी लोग बाबा के समर्थक हैं। कुछ बाबा और उसके समर्थकों के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। बाबा के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। तो जेल में डरवा दो उसको। तो बहुत भ्रष्टाचार फैलाया गया है यहाँ पे। तो एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाते हैं। हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों की एक के बाद दर्द भरी कहानियां भी सामने आ रही हैं, जो दिल दहला देने वाली हैं। रामकली भी हाथरस के फुलरेई गांव में बाबा का सत्संग सुनने आई थी। सत्संग में मची भगदड़ के बाद से रामकली लापता है। हादसे के 4 दिन बाद भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उनका बेटा और उनके पति उनकी तलाश में दर दर भटक रहे हैं। यार किसको ढूंढने आए हैं? मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी कहाँ गई थी? सत्संग में। कब गई? सत्संग ही करती है ज़्यादातर। बाबा के साथ कब से रहते हैं? हो गए 16-17 साल। सत्संग मैनपुरी के इस परिवार के लिए शमशान बन गया। उनकी जिंदगी कुछ पलों में ही उजड़ गई। अपनों का साथ छूट गया, माँ लापता है और पति अस्पतालों के खाक छान रहा है। रामकली की तलाश में ये परिवार पोस्टमार्टम हाउस भी जाकर देख चुका है, मगर कुछ पता नहीं चला। प्रशासन ने मृतकों की जो सूची जारी की है उसमें उनका नाम नहीं है और न ही हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर कुछ जानकारी मिल रही है। अगर सच्चाई रहती उनमें सच्चाई तो आप छोड़ क्यों गए? चमत्कार ही रहते आप क्यों गए? और पहली घटना भाई तो उनको मौका पे रहते। अब 3 दिन आएगा पता नहीं लगा बिहारी।
क्या बरेली में साइको किलर खुलेआम घूम रहा है? लगातार 10 महिलाओं की हत्या के बाद यूपी के शहर में सनसनी मची हुई है। आप रिपोर्ट देखिए। बरेली में पिछले 1 साल के अंदर जिन 10 महिलाओं की हत्या की गई, उनमें से 9 का पैटर्न एक जैसा है। सबको गला दबाकर मारा गया। ऐसे में पुलिस को शक है कि बरेली के शाही थाना इलाके में कोई साइको किलर घूम रहा है, जो सिर्फ महिलाओं को निशाना बना रहा है। इसी इलाके में 10वीं महिला को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया। खबर मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। जंगल से महिला के शव को बाहर निकाला गया और भरोसा दिया गया कि कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। बरेली के शाही शीशगढ़ इलाके में पिछले साल 5 जून को महिलाओं की हत्या का सिलसिला शुरू हुआ था। 4 जुलाई 2024 को अनीता की हत्या से पहले 5 जून 2023 को कलावती की हत्या हुई। 19 जून 2023 को धानवती का शव मिला। 30 जून 2023 को प्रेमवती की हत्या हुई। 22 जुलाई 2023 को कुसुमा की हत्या हुई। 23 अगस्त 2023 को वीरावती का शव मिला। 31 अक्टूबर 2023 को महमूदन की हत्या हुई। 20 नवंबर 2023 को दुलारू की हत्या हुई और 26 नवंबर 2023 को उर्मिला की हत्या कर दी गई। तकरीबन 6 महीने के बाद इसी इलाके में 10वीं हत्या होने से लोग दहशत में हैं, क्योंकि अभी तक इन हत्याओं की पहेली सुलझ नहीं पाई है। राहुल गांधी हाथरस में बोल रहे हैं। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों के लिए क्या कुछ कहा? राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। भैया, आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो, मैं जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने दो जी जी। तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल? ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर, परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन की यहां पर गलती है। जब उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की तो उन्होंने भी कहा कि पुलिस के इंतजाम नहीं थे यहां पर, और साथ ही राहुल गांधी ने भी कहा कि पूरा मुआवजा इस वक्त पीड़ितों को मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दरकार इसी बात की है कि उनका कॉम्पनसेशन पूरा मिलना चाहिए। उन्होंने अपील भी की यूपी सरकार से कि कॉम्पनसेशन को लेकर पूरा मुआवजा पीड़ितों को मिले, ये उनकी अपील है। हाथरस हादसे पर दुख व्यक्त किया राहुल गांधी ने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा शुरू कर दी है। दिल्ली में पार्टी महासचिवों की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी क्यों नहीं मिल पाई, इसको लेकर दिल्ली में मंथन हुआ। पार्टी महासचिवों की बैठक में यूपी सहित उन राज्यों पर भी चर्चा की गई जहां पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में उन तमाम पहलुओं पर गौर किया गया जो हार का कारण बनी। बैठक में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी पर चर्चा हुई। यूपी, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र पर भी मंथन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी पर भी चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को अहमियत देने पर जोर दिया गया।
टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर जोर देने पर भी चर्चा की गई। खबर ये भी है कि जुलाई के आखिर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकती है। ये बैठक संसद के मॉनसून सत्र के दौरान हो सकती है, जिसके फौरन बाद पार्टी सदस्यता अभियान शुरू करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले मंडल, जिला और राज्य स्तर के अध्यक्षों का चुनाव कर लिया जाएगा। बैठक में यूपी के प्रभारी विजयंत जय पांडा सहित पार्टी के 6 से ज्यादा महासचिवों ने शिरकत की। और झमाझम हुई बारिश ने यूपी के कई शहरों में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश से कई जगह अंडरपास में पानी भर गया है, जिसमें एम्बुलेंस तक फंस गई। बारिश के बाद यूपी के कई जिलों में जनजीवन बेहाल हो गया है। तस्वीरें इटावा की हैं, जहां अंडरपास में इतना पानी भर गया कि समय पर मरीजों को अस्पताल ले जाना भी मुहाल हो गया। अथाह पानी होने की वजह से वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस खराब हो गई, जिसमें सवार एक गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मैनपुरी रेलवे फाटक अंडरपास में हर साल यही स्थिति रहती है। नगर निगम के दावों के बावजूद बरसात में पानी भर जाता है और राहगीर परेशान होते हैं। यूपी के मथुरा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं एम्बुलेंस फंस गई तो कहीं दूसरी गाड़ियां। भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। यह एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ा। शहर के हालात ऐसे हो गए हैं कि एक अंडरपास के नीचे जल भराव में स्कूल की बस डूबी नजर आई। उसमें बच्चे भी बैठे हुए थे। किसी तरह ट्रैक्टर की ट्रॉली से बच्चों को निकालकर जल भराव वाले एरिया से बाहर लाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम प्रशासन नालों की सफाई के कितने भी दावे कर ले, पर सच्चाई सबके सामने है। मथुरा में बारिश के बाद जल जमाव की तस्वीरें बेहद हैरान कर देने वाली हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश ने कहर बरपा के रखा है। बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड के बाद क्या हुआ, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक कुदरत की दहाड़ लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड के साथ साथ नदी नालों में आए उफान और रास्ते पर जमे मलबे ने जीना दुश्वार कर दिया है। कई जगह पानी का तेज बहाव नजर आया। नाले में जमे मलबों को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिन्हें हटाने के बाद वहां फंसी गाड़ियों को निकाला गया। 1 घंटे तक बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद रही। दरअसल उत्तराखंड में मानसून के साथ ही मुसीबतों का दौर भी शुरू हो गया है। पर्वतीय क्षेत्र में सड़कें लगातार बंद हो रही हैं। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। पहाड़ों में हो रही बारिश और आने वाले खतरों से निपटने के लिए काशीपुर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कर ली है। काशीपुर की ढेला नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और राहत केंद्र बनाए हैं। नदी के किनारे पिचिंग का काम भी किया जा रहा है। काशीपुर में पिछले साल बारिश के दौरान बड़े हादसे हुए थे, लिहाजा इस साल प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। और खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के देहरादून में रॉबर्स केव के पास एक टापू पर 10 लोग फंस गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में आने वाले 24 घंटे के अंदर भारी बारिश के आसार हैं, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। नदियों में आए उफान से बड़ी मुसीबत की एक तस्वीर देहरादून से भी आई है, जहां पिकनिक मनाने गुच्चू पानी पहुंचे 10 पर्यटक फंस गए। नदी की दूसरी तरफ फंसे इन पर्यटकों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रस्सी के सहारे इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। देहरादून के बाकी इलाकों में भी बारिश के पानी ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। शहर के राजपुर रोड और इंदिरा मार्केट की इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर पानी बह रहा है, कहीं पानी जमा है और लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं। मौसम के बिगड़े मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने नैनीताल जिले में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद आज 12वीं तक स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, जिसमें सरकारी और निजी स्कूल के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल है। और देखिए, ब्रिटेन के आम चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रिटेन चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी हारी है। विपक्षी लेबर पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला है। कंजर्वेटिव पार्टी जो ऋषि सुनक की पार्टी है वो हारी है। ऋषि सुनक की पार्टी को सिर्फ 68 सीट हासिल हुई है। तो आपको बता दें, 14 साल के बाद ऐसा हो रहा है। 2010 से कंजर्वेटिव पार्टी जो कि ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज थी, यहां पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। विपक्षी लेबर पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस किया। 14 साल बाद ब्रिटेन में ये बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। जो लेबर पार्टी है वो वापसी करती हुई दिख रही है और जीत हासिल की है।
हमने कर दिखाया, ये भी उन्होंने कहा अपनी स्पीच में। केयर स्टार्मर ने हमने ये कर दिखाया, इन चुनावों में बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं। ऋषि सुनक और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये चुनाव बहुत बड़ा झटका लेकर आए। तो ये चेंज हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है, ब्रिटेन की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है और ये परिवर्तन युग बाद हुआ है। 14 साल के अंतराल के बाद ये परिवर्तन हो रहा है, जिसमें पहली स्पीच में उन्होंने धन्यवाद दिया और साथ ही कहा हम बदलाव लेकर आ गए हैं। बिल्कुल। और देखिए निधि, यहां पर यह भी देखना होगा जो ब्रिटेन के भावी प्रधानमंत्री है केयर स्टार्मर, उनकी तरफ से कहा गया कि जो बदलाव है इसकी शुरुआत होगी, हमने कर दिखाया। और इससे पहले जो ओपिनियन पोल भी सामने आए थे चुनाव के दौरान, उसमें भी जो लेबर पार्टी है, विपक्षी लेबर पार्टी, वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस करती हुई नजर आ रही थी।